बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको इर्तिका इंस्टीट्यूट के ये जो सालाना स्कूल जो यहाँ पर हो रहा है। पिछली अभी हमने गालिबन डिसाइड किया कि ये चौथा है, मेरा ख्याल है ये 5वां है, लेकिन इसके ऊपर हम दोबारा बाद में बहस कर लेंगे। लेकिन बहुत बहुत खुशामदीद तमाम लोगों को, तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया सबके आने का, और बहुत शुक्रिया इर्तिका इंस्टीट्यूट और उसके बोर्ड का कि वो हर साल ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उसकी तमाम जो है वो देखभाल और सारा प्रिपेयर करने में सारी मदद जो फराहम करते हैं, और ख़ास तौर पे करीम दुरानी साहब का कि वो हर दफ़ा इसके लिए मौजूद होते हैं और इसको बिल्कुल जोश व खरोश से ऑर्गेनाइज करने में इसका साथ देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और आखिर में बहुत शुक्रिया अयाज का भी कि वो हर दफ़ा डॉक्टर अयाज मलिक और उनके साथ ही जो तमाम इर्तिका इंस्टीट्यूट के टीम मेंबर्स जैन और कुछ मैं पिछले साल थी, इसलिए हर किसी को पहचानती, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, हेल्प किया इस पूरी चीज़ को तैयार करने में। तो सबसे पहले उनका शुक्रिया, और आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने का। मैं अयाज को पास करती हूँ ताकि वो स्कूल का जो है वो आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें, लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इसका ऑफिशियल इफ्तिताह कर दें, तो वो मैंने कर दिया। और इर्तिका इंस्टीट्यूट के जितने साथी हैं, आबिद यहाँ मौजूद नहीं है, गालिबन अपनी कॉन्वोकेशन में है, कलीम साहब, बिस्मा, नजमा साहिबा यहाँ है नहीं, डॉक्टर हुमा, फैज़ी, जैन, जितने लोग इसमें अनथक मेहनत करते हैं पिछले 1 महीना इस पूरी चीज़ को मुनज़्ज़म करने में। तो ये मैंने वैसे थोड़ा सा जो है वो इसका तारुफ तो करा दिया है। मैं थोड़ा सा बात करूँगा इस कोर्स के पर्पस के हवाले से, इसके पीछे मंतिक क्या है, लॉजिक क्या है, और वो ये बुनियादी तौर पर कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ सियासी बहस तो बहुत होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ अक्सर ये बात आम राय यानी कि ज़बान ज़्यादा आम ये है कि पाकिस्तान एक डीपोलिटिसाइज समाज है। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी डीपोलिटिसाइज नहीं है, हर वक्त ही सियासी बहस होती रहती है और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो सियासी बहस होती रहती है। कुछ लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, कुछ लोगों के नहीं लिए जा सकते, उन पर भी बहस होती रहती है। लेकिन हमारे जो लेफ़्ट के हल्के होते हैं, तरक्की पसंद हल्के होते हैं, उधर भी जब ज़्यादा अक्सर जो बात होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक लेवल पे, कॉन्क्रीट लेवल पे बात हो रही होती है, यानी कि रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से उससे जुड़कर। और ऐसी बात है, हमारे यहाँ मसाइल की कोई कमी तो है नहीं, तबक़ाती सवाल, सिनफ़ी सवालात, कौमी सवालात, माहौलियात का सवाल। तो अक्सर जो बात होती है वो हमारे जो ठोस रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको जंपिंग पॉइंट के, उनको डिपार्चर पॉइंट को लेकर जो है वो होती है। इस कोर्स का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा तजरीद के अगले लेवल, के एब्स्ट्रैक्शन के अगले लेवल पर थोड़ा सा बात करें कि महज रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से नहीं, लेकिन जो मार्क्सी फ़िक्र में जो एक डिबेट रही है, बहस रही है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से, चाहे वो साम्राज्य के हवाले से हो, चाहे वो जितलियात के हवाले से हो, चाहे वो साम्राज्य मुखालफत के हवाले से हो, चाहे वो फेमिनिज़म के हवाले से हो, माहौलियात के हवाले से हो, तारीख़ के हवाले से हो, उसकी जो मुख्तलिफ़ जिहतें हैं, उसकी जो मुख्तलिफ़ उसका जो इर्तिका है उनके पिछले 150 साल का मार्क्सी फ़िक्र में, और जैसे मतलब वो इर्तिका महज फ़िक्री नहीं है बल्कि अमल से भी जुड़ा हुआ है, उस पर कुछ रोशनी डाली जाए। यानी कि रोज़मर्रा के मसाइल से थोड़ा सा हट कर, एक लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऊपर जाकर, हम उन डिबेट्स को, उन जिहतों को, उन आपसी जो एक मुकालमा है मार्क्सिज़म की जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं, उनको समझा जाए एक ज़रा ठोस तरीके से। तो इसलिए अगर साथी इस बात पर जो है वो क्या कहते हैं कि मायूस होते हैं कि हम यानी कि जीबी के मसाइल पर बराह रास्त बात नहीं कर रहे हैं, या कराची के मसाइल पर बराह रास्त बात नहीं कर रहे, या इस्लामाबाद के मसाइल पर बराह रास्त बात नहीं कर रहे, मैं एडवांस में ही आप लोगों से जो है वो इसकी माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मकसद ये नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इल्मी तौर पर भी और अमली तौर पर भी किसी न किसी लेवल पर इंगेज हैं अपने अपने समाजों से, तारीख़ से, इस खित्ते से, तो कहीं ना कहीं बात जाकर जो है वो जुड़ेगी हमारे आज के ठोस हालात से और उसकी तारीख़ से। लेकिन हमारा आपके ऊपर भरोसा ये है, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट ये है, नंबर 1 कि आपको जो हमने आपसे जो रीडिंग लिस्ट और जो मवाद शेयर किया है वो आप ज़रूर उसको रिव्यू करें, और आपकी जहानत पर हमें भरोसा ये है कि जो हम फ़िक्री और तजरीद के एक लेवल पर जो बहस मुबाहिसा जिसको एक्सप्लोर करेंगे वो आप अपनी अकल और अपने ज़ोर के ज़रिए जो है अपने हालात से जोड़ सकते हैं। तो ये होगा कि अगर 35 मिनट 40 मिनट साथी बात करते हैं तो उसमें से शुरू के 30 मिनट जो वसी तर फ़िक्री और एपिस्टेमोलॉजिकल जो डिबेट्स हैं, प्रैक्टिकल डिबेट्स, उस पर बात करें,
और आखिरी 10 मिनट में हो सकता है उसको पाकिस्तान पर लाएं या कराची पर लाएं या वसीतर सिंध पे लाएं या GB पे लाएं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसका मकसद थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे जाके बात करना है। अब ये तो हो गया पहला सेशन। इस हवाले से हमारे बहुत सारे सेशन हैं। हम पिछले 3-4 साल से जब ये करते रहे तो मार्क्सिज्म पे इन जनरल करते रहे, लेकिन आज की दुनिया के हालात आप देख ही रहे हैं। ईरान से लेके वेनेजुएला से लेके और पिछले 2-3 साल 4 साल पिछले 2 साल में ख़ास तौर पर बतौर ख़ास, और पिछले 70 साल से फ़लस्तीन में जो बर्बरियत जो है वो इसराइल और इनके पीछे जो इनके जो खड़े हुए सरपरस्त अमेरिका और मगरबी इस्तेमार, इस हवाले से मेरे ख्याल में जो साम्राज्य का सवाल है, जो नौआबादियात का सवाल है, जो एक ज़माने में हमें लिबरल इंटेलेक्चुअल बताया करते हैं ख़त्म हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है, वो आज हमारे ऊपर आकर फिर से हावी है। और जाहिर सी बात, ऐसे मैंने कहा फ़लस्तीन, वेनेजुएला, ईरान तो हम बात कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में भी ये सवाल जो है एक ख़ास किस्म की पेचीदगी इख्तियार कर लिया है। तो अगेन इस हवाले से भी ये अहम है कि हम मार्क्सिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म की एक बहुत लंबी तारीख़ है, और ये महज 20वीं सदी की नहीं, बल्कि जिस तरह शाहब हमें बताएंगे, ये 19वीं सदी से ये तारीख़ चलती आ रही है। जिधर से मार्क्सिज्म का जेनेसिस हुआ है, मार्क्स की तहरीरों से, मार्क्स के अमल से तारीख़ चलती आ रही है। तो ये जो मार्क्सिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म का जो इनकाउंटर है, ये एक बहुत ही क्रिएटिव इनकाउंटर है। बल्कि मैं यहाँ तक क्लेम कर सकता हूँ कि क्रिटिकल सोशल थियोरी में और क्रिटिकल ह्यूमैनिटीज़ में, यानी कि तनकीदी समाजी उलूम में जितनी बहसें हैं इस वक्त, जितनी बहसें हैं, वो कहीं ना कहीं उसके तानते पानते जाकर इस बहस से जाके जुड़ते हैं कि मार्क्सिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म और मार्क्सिज्म में यकसूयत और तफरीक का जो आपस में जो रिश्ता है, जदलियात में यकसूयत तफरीक का जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं जाके आज की तमाम डिबेट्स उससे जाके जुड़ती हैं। आपने हो सकता है सुना हो, लिंग्विस्टिक्स में डिबेट है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, ये तमाम की जहतें जाके इस इनकाउंटर से जुड़ती हैं जो मार्क्सिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम, बहुत ज़ख़ीम टॉपिक है, इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। और इसका जो पहला ज़ेरी टॉपिक जो हमने चूज़ किया वो ये कि इस मकतबा फ़िक्र के जो बानी हैं, जो पायनियर हैं, कार्ल मार्क्स, उनकी तहरीरों से शुरू किया जाए। अक्सर एक थिंकर हैं, क्या कहते हैं कि आंद्रे टोसेल, मेरे ख्याल में, करेक्ट, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, वो उनकी एक जगह पे कहते हैं कि द क्लासिक्स आर ऑफन मोर रेफरेंस देन दे आर रेड, यानी कि क्लासिक्स को अक्सर उनको रेफ़र किया जाता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। और जो बेचारे कार्ल मार्क्स, उनके साथ तो अक्सर ये होता है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता है कि बस जी कोई कोट उठा लिया, उसका कोई सियाक व सबाक नहीं, कोई तारीखी उसकी वो नहीं, और उसको बस कभी नीचे के साथ ही हो रहा है, कभी मार्क्स के साथ ही हो रहा है। और अक्सर ये भी बात आप समझिए थी कि मार्क्स ने कॉलोनीज़ के बारे में ना कुछ ज़्यादा लिखा, ना कुछ ज़्यादा सोचा, और जो लिखा भी वो थोड़ा सा बदनाम हो गया। उसके बारे में भी मेरे ख्याल में, उसके बारे में मेरे हो सकता है शाह उस तरफ जिक्र करें। तो मार्क्स का जो कॉलोनीज़ के साथ और सरमायादारी की जो स्पेशल एक्सपेंशन है, उसके साथ जो एक जबरी स्पेशल एक्सपेंशन है, साम्राज्य के साथ जो इनकाउंटर है, और जो एंटी कॉलोनियल थॉट कि उसके अंदर हमें कुछ रूहें मिलती हैं, कुछ उसकी कोपलें मिलती हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे साथी शाह साकिब, इस्लामाबाद से आए हैं। ऐसे इनका ताल्लुक़ DI खान टांग से है। बहुत ही हमारे पढ़े लिखे और काबिल साथी हैं। ज़ैबिस से डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया है, और अवामी वर्कर्स पार्टी से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ़ तहरीकों के साथ जो है वो जुड़े रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी और किसी डिग्री से ज़्यादा अपनी इनकी इंडिपेंडेंट स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं शाह से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया याज, मेरी आवाज़ इतनी ऊँची नहीं है, अगर आप तक आ रही है। वैसे जहानत की बात हुई तो आपने कुछ ज़्यादा ही बयान कर दिया। खैर, मेरी जहानत पे इतना एतबार ना करें। जो सुनने वाले हैं मेरे ख्याल में वो बहुत अक्सर चीज़ें नोट कर रहे होते हैं और जानते भी हैं। वैसे अयाज ने एक चीज़ नहीं बताई, मेरी पिछली जो अंडरग्रेड की ट्रेनिंग है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रही है। तो कोई मैं उस तरह से एकेडमिक स्कॉलर या मेरे कोई फॉर्मल रिसर्च वगैरह तो नहीं है इस तरह की चीज़ों पे, लेकिन इंडिपेंडेंटली जितना पढ़ने की कोशिश किया तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा मैं आ रहा हूँ इर्तिका इंस्टीट्यूट पे, और इससे पहले यूट्यूब पे मैंने कुछ लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, सालाना होता है इतिहास वगैरह के सब कुछ, तो काफ़ी अच्छी काविश है। और मेरे लिए बहुत जो है वो एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरी कोई पब्लिक स्पीकिंग मुझे ऐसी इतनी पसंद नहीं है, बड़ी जो है वो इसरार के बाद अयाज के जो है मैं आया उसमें, और
कोशिश करूँगा कि जितना सहल अंदाज में और जितना क्लैरिटी के साथ मैं बात कर सकूँ तो करूँ। खैर अगर किसी चीज़ की जो है वो गुंजाइश रह जाती है क्लैरिटी की मज़ीद तो हम डिस्कशन में करेंगे। तो जैसे कि अयाज ने बताया कि एंटी कॉलोनियल जो या कॉलोनियल इनकाउंटर है वो मार्क्स के हवाले से और इन जनरल सोशल थ्योरी के हवाले से वो काफ़ी ज़रूरी है, जितनी डिबेट्स हैं उसके हवाले से। और एक तरह से बड़े थिंकर्स पे जो है वो बात करना हमेशा मुश्किल होती है। एरिस्टोटल को ले लें, प्लेटो को ले लें या हेगल को ले लें, मार्क्स भी मेरे लिए जो है वो तकरीबन उसी एक पाए का थिंकर है और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी थॉट में पाई जाती है। जैसे बयान किया गया कि सिर्फ कॉलोनियलिज्म के हवाले से अगर उनके अफकार को ले लो तो बज़ाहिर तो आपको शायद ये लगे कि मार्क्स जो है वो जिस तरह से पॉपुलर अंदाज में बात की जाती है कि क्या वो एंटी कॉलोनियल थिंकर था नहीं था, फिर उसका कैरिकेचर वगैरह जो है लोगों ने लिखा कि नहीं वो तो यूरोसेंट्रिक वगैरह काफ़ी चीज़ें। लेकिन सिर्फ इस तरह के सवालात नहीं है बल्कि इस कॉलोनियल इनकाउंटर में जो है वो बहुत सारे जो है उसके मेथड के सवाल छुपे हुए हैं और किस तरह से वो सोच रहा है, तारीख़ को कैसे देख रहा है, सोशल एवोल्यूशन को कैसे देख रहा है। और मार्क्स जो है वो सिर्फ एक फिलोसफर या थिंकर कोई कॉन्टेम्पलेटिव पैसिव नहीं थे बल्कि वो एज एन एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर भी थे। तो ज़ाहिर बात है वो रेवोल्यूशन के हवाले से जो है वो बहुत बड़े थ्योरिस्ट हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो है वो उसमें ये भी है कि मार्क्स जैसे बताया गया कि शायद ही मतलब जितना मुझे एटलीस्ट मेरी लम्हा है कि 19th सेंचुरी में जो है वो इतना ग्लोबल विजन रखने वाला कोई और थिंकर आपको मतलब नहीं मिलेगा। तो उस हवाले से जो है मेरे ख्याल में अयाज ने कुछ चीज़ें बता दी। बहस तो कई हवाले से की जा सकती है इस मौजू पर, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी इसकी जहतें हैं। एक बात तो इसमें यह की जा सकती है कि क्या मार्क्स एंटी कॉलोनियल थिंकर हैं या नहीं है, या फिर क्या प्रो कॉलोनियल थिंकर हैं, किस तरह से हैं, जिस तरह से उनके बाद में इंडिया पे राइटिंग्स वगैरह हैं। तो उस तरह की बहस में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में वो पहले से काफ़ी इस्टेब्लिश शुदा चीज़ें हैं जो कि मार्क्स ने लिखी उस पर, और यहाँ है बिल्कुल एक तरह से कि वो जो एंटी कॉलोनियल थिंकर तो हैं, लेकिन कुछ और तरह से मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँगा जो अयाज ने इशारा किया जिसकी तरफ कि जो फ़िक्री धारे हैं उसके और जो एवोल्यूशन है और जो थिंकिंग है, और थिंकिंग की जब मैं बात करूँ तो मेथड का जो सवाल है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरी है। और इस टॉक में कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल मैंने रखा हुआ है कि मार्क्स की जो है वो इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उसके आखिरी जो ईयर्स हैं राइटिंग्स के उनको देखा जाए और थोड़ा सा ट्रेस किया जाए कि जो थॉट है उसकी वो किस तरह से डेवलप हो रही है। तो जो पर्पज़ है बेसिकली वो मेरा यही है इसमें बात करना। यहाँ पे बताया गया पहले कि ज़ाहिरी बात है वो जब थिंकर के किसी तरह से एक ऐसा थिंकर खासकर जो कि डायलेक्टिकल और सोशल चेंज का थिंकर है तो उसको हमें पढ़ना भी उसी हवाले से चाहिए कि वही एक बेहतरीन मेथड है उस थिंकर को भी पढ़ने का कि वो जब थ्योराइज़ कर रहा है तो मुख्तलिफ पॉइंट पे जो है वो अपनी थॉट्स रिवाइज़ कर रहा है, कुछ उसको नई शक्ल दे रहा है, बाज़ों का जो है बिल्कुल जो पहली पोजीशन है उसको रिवाइज़ करके एक और ले रहा है। मेरे ख्याल में इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो है वो एक इसलिए भी है कि थॉट के लेवल पर भी मार्क्स इंगेज है, लेकिन जैसे बात हुई कि वो एज एन एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर भी है ना, तो बाकी सोसाइटीज़ के मुताले से और ख़ासकर पॉलिटिक्स की इंगेजमेंट से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा में बाद में बात होगी कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट की जो डायलेक्टिक है ना उसके मार्क्स हम बाद में बात करेंगे। अयाज भी उस पर शायद अपनी इसमें टॉक में बात करेगा। तो थोड़ा सा ना ये वाली चीज़ें जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करूँ। अब जो है वो बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट क्या है मार्क्स का वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, किसी एक टॉक में इस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो सादा सहल ज़ुबान में बात की जाए वो ये है कि जो प्रोजेक्ट है उसका वो बुनियादी तौर पर क्रिटिक का है, और क्रिटिक का जो लफ्ज़ है वो भी बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में एक उस पर थोड़ा सा बात करनी चाहिए कि क्रिटिक से उसकी क्या मुराद है और क्रिटिक क्यों कर रहा है ना। क्रिटिक का जो है बुनियादी तौर पर सेंस जो है वो जर्मन जो फ़िलासफ़ी है क्लासिकल एडलिस्ट फ़िलासफ़ी उसमें से कांट ने जो है वो पहली दफ़ा उसको इस्तेमाल किया क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म में। और क्रिटिक का ये मतलब है किसी भी बॉडी ऑफ थॉट को आप लेते हैं और उसको उसकी ग्राउंड्स को जो है वो आप जांचते हैं और उसकी ऐसी तनकीद जो कि उसके अपने टर्म्स पे हो।
और उन टर्म्स की तनकीद से जो है आप जो है एक नई कोई नॉलेज प्रोड्यूस करें तो इसको सादा ज़ुबान में जो है क्रिटिक कहेंगे ना। और मार्क्स की शुरू की जो राइटिंग्स हैं वो सारी इसी तरह से स्टार्ट हो रही है 1840 से, चाहे वो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ले लें जिसमें जो है वो हेगल के साथ जो है वो इंगेज कर रहा है उसकी थ्योरी के साथ, फिर बाद में जो है वो जर्मन आइडियोलॉजी जो है वो उसमें भी क्रिटिक है उसकी जर्मन फिलोसफी की। कई सारे और भी वर्क्स इसमें क्रिटिक का लफ्ज़ बार बार जो है वो दोहराता है। और कैपिटल जो है वो जो मास्टर पीस है और जो मेन उसका काम है वो भी सब टाइटल जो है उसका क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी से जो है वो क्रिटिक वहाँ पे भी इस्तेमाल करता है। तो ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो पॉलिटिकल इकॉनमी की क्रिटिक से भी एग्जैक्टली जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो निकाल रहा है कि उसकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि पूरा उस वक्त डेवलप हुआ, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उस थॉट के, वो उसको अगर क्रिटिकल हवाले से जो है उसको ज़रा फरका जाए तो वो क्या हमें बताती है समाज के बारे में ना। और समाज से जब मेरी मुराद तो ज़ाहिर बात है मार्क्स 19वीं सेंचुरी में लिख रहे हैं और 19वीं सेंचुरी जो है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के आप समझ लें कि एक तरह से टर्निंग पॉइंट है जिसमें ब्रिटेन जो है वो या ब्रिटिश जो है उस वक्त की जो है बेसिकली 1850-40s में जो एक उस वक्त हेजेमोनिक पावर जो है वो उभर के आता है। और वो मार्क्स जो है वो उस वक्त जब लिख रहा है वो भी ब्रिटेन में ही प्लेस्ड है जब ये कैपिटल की क्रिटिक कर रहा है। अब जब वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे लिख रहा है तो जाहिर बात है वो बेसिकली उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने की बात करना है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, बल्कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ना। और मोड ऑफ प्रोडक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक इंतज़ाम है इकॉनमी का भी, पॉलिटिक्स का भी और ज़िंदगी का बेसिकली ना पूरा एक इंतज़ाम है। और वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है सदियों पर मुहित जो है एक चीज़ होती है। इससे पहले फिर मार्क्स ने जो है उसकी थ्योराइजेशन के लिए कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी थ्योराइजेशन करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 19वीं सेंचुरी में जो है वो अपनी पीक पे पहुंचता है, ख़ासकर वेस्टर्न यूरोपियन जो एक्सपीरियंस है और इंग्लैंड उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ज़ाहिर बात है वो मार्क्स वेस्टर्न यूरोप में उसकी थ्योराइजेशन कर रहा है। लेकिन एक बड़ा मसला जो आता है वो ये है कि ये जब बाहर निकलता है तो ये क्या किस तरह की शक्ल ले रहा है और उसका आउटसाइड क्या है ना कैपिटलिज्म का। आउटसाइड से जब मुराद मेरी ये है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट में जो है वो उसका आउटसाइड क्या है। और प्रेजेंट में आउटसाइड जो है वो बेसिकली कॉलोनियल दुनिया ही है ना, जो बेसिकली नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर अभी तक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसका उस तरह से दाखिल नहीं हुआ। तो वो उसके बारे में भी सोच रहा है। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो कोर रीजन्स जो हैं उसकी वेस्टर्न यूरोप की, उसमें तो वो देख रहा है उसको। और कोर रीजन्स से मेरी मुराद यही है कि इंग्लैंड उसकी क्लासिकल एग्जांपल है, फ्रांस, जर्मनी में ज़ाहिर बात है मार्क्स रशिया का खुद ही रहने वाला था, फिर वहाँ से जो है वो बेदखल हुआ, फ्रांस गया, वहाँ से बेल्जियम और फिर इंग्लैंड में जाके बैठा। तो एक तो ये वाला सारा कॉन्टेक्स्ट जिसमें मार्क्स जो है बेसिकली उस पर लिख रहा है। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने कहा कि एज अ ग्लोबल थियरिस्ट वो ये भी देख रहा है कि ये जो नया समाज उभर रहा है, जो नया सिस्टम उभर रहा है, ये यहाँ से जब इसकी डेवलपमेंट होकर ग्लोबल स्टेज पर जाता है तो वो उसकी क्या शक्ल बनती है और उसके साथ साथ उसकी पॉलिटिक्स कैसे शेप होती है। तो कई तरह की चीज़ें तो हम पहले इसके बारे में सुनते रहे हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में और जिस तरह की बाकी की उसकी तहरीरें हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि नई क्लास जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है, वर्किंग क्लास, प्रोलेटारिया, और फिर वो किस तरह से जो है उसी सिस्टम के मुखालिफ जो है वो खड़ा होता है यार। और किसी तरह से जो है हिस्ट्री की ये डायलेक्टिक है या ये एक एवोल्यूशन है कि वही जो क्लास है वो उसकी और कमी का काम करेगा यार। ये सिंपल जो है उसकी 1840s में जो है उसकी थ्योराइजेशन रही थी। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने कहा कि वो एज अ पूरे टोटलिटी में सिस्टम को थ्योराइज कर रहा है, तो बेसिकली वो ये भी देख रहा है कि यार ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के लॉज उसके क्या है ना उस सिस्टम के, और उससे पहले जो हो चुका है उस कॉन्टेक्स्ट से ये सिस्टम कैसे इमर्ज हुआ। और सवाल ये भी है कि रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें जो है वो फिर कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने हवाला दिया अर्ली मार्क्स के हवाले से, अर्ली मार्क्स से मेरी यही मुराद है, थोड़ा सा उसको मैंने कोट एंड कोट में डाला हुआ है क्योंकि बड़ी डिबेट रही है कि अर्ली मार्क्स और जो है वो मेच्योर मार्क्स और लेट मार्क्स, और उसमें जो है ब्रेक्स क्या हैं और किस तरह से जो उसकी थॉट चेंज हुई है। तो कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं जब आप ख़ासकर जब लोग लिखते हैं और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जब बहसें होती हैं और उसमें
तो कई तरह के एतराज़ात जो हैं सामने आ जाते हैं मार्क्स की थ्योरी के हवाले से ना, कि बेसिकली वो चूँकि वेस्टर्न यूरोप में ही बैठ के लिख रहा था, तो उसका जो सारा थिंकिंग का जो तरीक़ेकार था या जो उसके थॉट के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिकली यूरोपियन एक्सपीरियंस पर मबनी थे, और उसके नतीजे में जो है वो बेसिकली उससे बाहर की दुनिया को ना वो समझ नहीं पा रहा, या वो बेसिकली उसकी उसी तारीख़ में जो है ना, यूरोप की तारीख़ में बेसिकली बाकी सारी दुनिया की तारीख़ को जम कर देता है। जम करने से ही मुराद है कि उसकी कोई इंडिपेंडेंट हिस्ट्री नहीं रह जाती, और लगता ये है कि जैसे मार्क्स लिख रहा है वेस्टर्न यूरोप में उसकी डेवलपमेंट के बारे में, तो यही बता रहा है कि बेसिकली जिस तरह से यहाँ उसकी एवोल्यूशन हुई तो सारी दुनिया पर वो गालिब आ जाएगा, और जिस तरह से वहाँ पर जो है उसकी शक्ल उभरी तो पूरी दुनिया में उसी तरह की उसकी शक्ल उभरेगी। एक तो इस तरह की तनकीद होती है। दूसरा ये है कि जो है उसकी कॉन्सेप्शन जो है वो काफ़ी जो है वो यूनिलिनियर किस्म की है हिस्ट्री के बारे में और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के बारे में, कि वो एक ख़ास जो है एक यक सिमती अंदाज में जो है चीज़ों को देखता है कि एक ही सिमत में जो है तारीख़ की भी डेवलपमेंट है, एक ही सिमत में जो है वो पॉलिटिक्स की भी डेवलपमेंट है, एक ही सिमत में जो है इस कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भी रही है। दूसरा ये है कि ये भी तनकीद अक्सर आ जाती है कि यार वो जब लिख रहा है तो वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तजरीदी अंदाज में लिख रहा है और बहुत ही फ़िलोसॉफिकल लेवल पर लिख रहा है, जिसमें बेसिकली ना हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी या मखसूसियत है उसका कोई उसमें ना गुंजाइश नहीं छोड़ता। और लगता ये है कि ये सिस्टम ऐसा है जिसके कोई डिटर्मिनिस्टिक साइंटिफिक किस्म के लॉज एंड नेचुरल लॉज जो कि हर तरह की चीज़ों को मिटा के और बेसिकली उस पर गालिब आ जाता है यार। और कोई भी समाज जो है, कोई भी तारीख जो है, कोई भी जो है बाहर की सोसाइटीज़ हैं, वो उसकी जो भी शक्ल है वो कैपिटलिज्म जो है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और बेसिकली वही शक्ल उसकी बनाने की कोशिश करता है जो कि वेस्टर्न उसकी एक्सपीरियंस की। फिर ये भी सवाल काफ़ी आ जाता है डिबेट्स में, आप सुनते होंगे क्लास के हवाले से, कि क्लास का कॉन्सेप्ट भी जो है वो काफ़ी जो है वो रिडक्शनिस्ट किस्म का है, कि जैसे वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिया के तो बात कर रहा है, लेकिन उस दौर में जब ये डेवलपमेंट हो रही थी कैपिटल तो बहुत बड़ा दुनिया का जो है वो पॉपुलेशन थी, इवन बिल्कुल यूरोप में यहाँ के अंदर भी, जहाँ पर पेजेंट्री जो है वो बहुत बड़ी तादाद में थी। इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है आपको आयरलैंड में मिल जाएगी, पोलैंड में मिल जाएगी, और वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की तहरीकें चल रही थी। तो मार्क्स का उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं बचा हुआ, ना कुछ उसने लिखा है। इसी तरह से ज़ाहिर बात है 19वीं सेंचुरी जो है वो नेशनलिज्म की सेंचुरी है, नेशन स्टेट की फॉर्मेशन की सेंचुरी है, सिविल वॉर की सेंचुरी है, जिसमें फ्रांस में भी, इटली में भी, जर्मनी भी जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन हो रही है और नेशनलिस्ट तहरीकें बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं। तो मार्क्स का उसके बारे में भी कोई ख़ास काम नहीं है। और इसी तरह से जो लोग एतराज़ करते हैं वो यही है कि नेशन का सवाल भी जो है वो स्किप कर जाता है। दूसरा जो बड़ा सवाल है, तीसरा जो है वो जेंडर के हवाले से ज़ाहिर बात है वो भी कहा यह जाता है अक्सर कि वो भी मतलब मास उस पर कुछ ज़्यादा थ्योराइजेशन नहीं करता, ना कोई सोचता है। और आखिरी जो चीज़ है वो रेस का सवाल है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि अक्सर तनकीद की जाती है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि ये जो पिक्चर है थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मतलब शुरू में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी तो उर्दू में जो है मेरा तारुफ हुआ था मार्क्स की। शेर जान की किताबें बड़ी मशहूर, मुझे लगता है पहली मार्क्स तो मैंने पढ़ी थी, मुझे नाम उसका भूला हुआ है। बाकी भी आप दोस्तों ने सुनी होगी, सिफ्त हसन की किताब है, अली अब्बास जलपूरी लिखा हुआ है। तो उर्दू में जो लिटरेचर है, सीधी बात है वो बहुत ही मतलब आप समझ लें कि मसख शुदा पिक्चर है ना मार्क्स की। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सिफ्त हसन वगैरह बड़े ज़ाहिरी बातें लिखा रही हैं और बहुत कुछ लिखा भी, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, लेकिन लगता ये है कि जैसे मार्क्स की बहुत सारी ओरिजिनल राइटिंग से वो बिल्कुल या ना वाकिफ़ हैं, या मे बी अगर वाकिफ़ भी हैं तो शायद वो उनकी पूरी इम्प्लिकेशंस से जो है ना वाकिफ़ नहीं है, उनके केस के नताइज क्या है यार। तो उस तरह के टेक्स्ट पर भी अक्सर रिलाय नहीं किया जा सकता। और जो बाकी मेन स्ट्रीम में भी, लेफ्ट के सर्कल में भी काफ़ी चीज़ें चलती रही, जिस पर लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के व्यूज़ हैं कि मिसाल के तौर पर नेशनल क्वेश्चन पे या जेंडर क्वेश्चन पे या फिर एथनिसिटी के सवाल पर या फिर इवन जो है वो कोलोनिज्म के सवाल पर जो है वो कई सारे लोग जो हैं इवन लेफ्ट के अंदर भी जो है ना वो उस पर डंडी मार जाते हैं ना। तो ये काफ़ी रेलेवेंट डिबेट्स है। सिर्फ ये जैसे आपने बाकी के कोई एब्स्ट्रैक्ट डिबेट नहीं है, बल्कि उसकी जो है वो रेलेवेंस जो है हमारी जो पॉलिटिक्स उसके साथ भी है। अब कुछ जो एतराज़ हैं वो ज़ाहिरी बात है, मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं है।
मतलब शुरू के दिनों में मार्क्स ज़ाहिर बात है काफ़ी लिमिटेड किस्म के रिकॉर्ड पे, काफ़ी लिमिटेड किस्म के जो है नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का जो इल्म है या उनकी तारीख है उस तरह के जो है टेक्स्ट पर रिलाई कर रहा है, और जितनी उसको समझ आ रही है उसी मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ उसकी थियराइजेशन कर रहा है। तो जहाँ पर यूनिलैरिटी की बात है कि तारीख जो है एक ख़ास एक यूनिलीनियर अंदाज में जो है वो उसका फ़्लो है यार, वो ज़ाहिरी बात है जर्मन आइडियोलॉजी में जब वो सबसे पहले ही उससे बात कर रहा है तो वहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि मिसाल के तौर पर अगर आप जर्मन आइडियोलॉजी में पढ़े तो मार्क्स जो है बिल्कुल एक स्टेजिस्ट किस्म का कॉन्सेप्ट देता है ना तारीख के, तो उसका बहाव का या उसकी जो है हिस्ट्री का, और वो ज़्यादातर जो है आपके पास बेसिकली यूरोपियन एक्सपीरियंस पे ही मबनी है। मिसाल के तौर पर वो शुरू करता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से कि पहले उस तरह की सोसाइटी थी, फिर जो है वो ग्रीक और रोमन सोसाइटीज़ जो बेसिकली समझ लें कि एंशंट मोड ऑफ प्रोडक्शन कह लें उसको, जो कि स्लेव लेबर पर मबनी थी। इसी तरह उससे आगे जाए वो कहता है कि उससे उसकी डेवलपमेंट के नतीजे में या जो डायलेक्टिक्स थी हिस्ट्री की उसके नतीजे में जो एक और मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उभरता है फ्यूडलिज्म का यूरोप में, जो कि शायद 13वीं-14वीं सदी से लेकर और 15वीं-16वीं सदी तक जो है वो कायम रहता है। और फिर जो है वो उसी से जो है निकालता है कि भाई इसके ख़त्म होने के बाद जो है जो जदीद एपॉक में हम रह रहे हैं वो कैपिटलिस्ट मॉडल का प्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल ही सादा आपको जो है वो बिल्कुल आपको ये नज़र आता है, और कुछ लोगों ने एतराज़ किया वो सही भी किया हुआ है क्योंकि उनका जो है जिस तरह जर्मन आइडियोलॉजी की राइटिंग्स पे ही ज़्यादातर रिलाई करते हैं। फिर जैसे मैंने पहले बात की कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी अगर आप पढ़ें, जैसे ये वाला पैसेज आपके सामने पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने पहले बात की कि एक तो ग्लोबल थ्योरिस्ट है मार्क्स, और दूसरा मैंने बात की कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो है वो उसकी स्पेशल एक्सपेंशन है, तो बेसिकली उसको किस तरह से शेप कर रही है ना बाकी दुनिया को, एक्सटर्नल दुनिया को है। और बेसिकली एक्सटर्नल दुनिया वही है आउटसाइड की जो मैंने बात की कि पेरिफेरल सोसाइटीज़ और कॉलोनियल सोसाइटीज़। पेरिफेरल ज़ाहिर बात है यूरोप में भी है, आयरलैंड पेरिफेरल उसकी एग्जांपल है, आपके पास रशिया जो है वो उसकी पेरिफेरल एग्जांपल है, और कॉलोनियल सोसाइटीज़ में ज़ाहिर बात है इंडिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें बात की जाती है। तो इसमें जो है वो जो बाकी पूरा पैसेज तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा वो एज टाइम का ही बताते रहें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आखिरी जो अगर आप इसमें देखें जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है कि इन वन वर्ड इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन इमेज, और ये इशारा किस बात की तरफ कर रहा है कि बूर्जवाजी क्लास के बारे में कर रहा है कि जब वो यूरोप में उभर रहा है तो जब उसकी एक्सपेंशन हो रही है, ये बड़ा पोएटिक उसके अल्फाज हैं कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसे जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो भी उसके सामने जो है वो नहीं रुक पाता हो, और किस तरह से जो है कमोडिटीज़ की जो है एक अपनी डायनामिक की वजह से जो है उसको पूरी तरह से अहाते में ले लेता है, पूरी दुनिया को अहाते में ले लेता है। और यहाँ से भी जो है आपको नज़र आता है कि उसकी कॉन्सेप्शन यही है कि जैसे कैपिटल अपनी इमेज में ही पूरी दुनिया को क्रिएट कर रहा है। ये उसके एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी नज़र आती है। फिर कॉलोनियल सोसाइटीज़ पे जब उसने लिखने की कोशिश की तो वो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं 1853 से जो है वो ज़्यादातर उन पे लिख रहा है, और ये इसलिए लिख रहा है कि इससे पहले मार्क्स को ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था उसके बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में। 1853 के आसपास ही बेसिकली जो रशिया है और टर्की के जो है मेडिटेरेनियन में वॉर चल पड़ती है, तो बेसिकली एक पूरा क्वेश्चन उभरता है ईस्टर्न क्वेश्चन के हवाले से ना, कि जो ज़रा यूरोप के पेरिफेरल में ममालिक हैं उनकी लड़ाइयों से और उनके जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट से जो है ना वो किस तरह से ना वर्ल्ड सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल्स पहले सबसे पहले उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और मार्क्स ही बेसिकली जब इस तरह का सवाल उभरता है तो वो ज़्यादातर जो है अपनी नज़र जो है इन सोसाइटीज़ पर लाता है कि इनका मुताला किया जाए और देखा जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बात की कि सब जो उसके शुरू के आर्टिकल्स हैं आपके पास 1850s में जो है चाइना पे उसने लिखा, इंडिया पे लिखा, और भी बहुत सारे सोसाइटीज़ पे लिखा, रशिया पे लिखा, और उसमें जो है वो जब बात कर रहा है बेसिकली ये वो वक्त है जबकि इंग्लैंड जो है बेसिकली इंडिया को कॉलोनाइज कर चुका है, और वहाँ पर ये लिख रहा है मार्क्स के बेसिकली इंडिया की तो कोई अपनी हिस्ट्री ही नहीं है, और बेसिकली वहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक ऐसा जामिद समाज है जहाँ पर जो है वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट आती है, और जो है वो इंग्लैंड जैसे उसमें आता है तो बेसिकली वही उसकी जो है वो उसमें तहरीक पैदा करता है उसकी तारीख में। ये कुछ है मैंने बिल्कुल वर्बेटम उससे टेक्स्ट से निकाले हुए हैं। इसी तरह से रशिया के बारे में भी उसका जो है वो कुछ इसी तरह का है कि ज़ाहिर बात है वो जैसे मैंने पहले बताया कि उसका ख्याल ये था कि फ्रांस जो है वो बेसिकली काफ़ी प्रोग्रेसिव जो है एक
पॉलिटिकल मूवमेंट है, ज़ाहिर बात है फ्रेंच जो है वो रेवोल्यूशन की एक साइट है, और उसके बारे में वो लिख रहा है कि ये फ्रांस में ज़ाहिर बात है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का उभार हो रहा है, और जर्मनी में जो है वो जर्मन एडलिस्ट फिलॉसफी अपनी उरूज पे उभरती है। तो उसके मुकाबले में वो जब रशिया के साथ कंपैरिजन करता है तो उसका ख्याल यही है कि ये एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी है या एक ऐसा कंजर्वेटिव मुल्क है जो कि बेसिकली उस पूरी तारीख से बाहर है, बल्कि उसके डिसरप्शन का जो है ज़्यादातर काम कर रहा है। और दूसरा उसका ये कि ख्याल है कि उस सोसाइटी की भी कोई जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर नहीं है। और जब ये इन दोनों सोसाइटीज़ की बात करते हैं, बल्कि चाइना की भी, तो वो उसको ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का नाम दे देता है यार कि ये अथॉरिटेरियन किस्म की सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली वो इस तरह से बने हुए हैं कि स्टेट काफ़ी सेंट्रलाइज और अथॉरिटेरियन किरदार अदा करती है, और इसमें जो बाकी आपके पास जो डेवलपमेंट है या फिर रेवोल्यूशन है वो नहीं हो रही है। तो कुछ इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, और इन्हीं को कुछ इस तरह की राइटिंग्स और इन्हीं को जो है वो अक्सर जो है वो एक बेस बना के जो है क्रिटिक की जाती है, जो सारी मैंने बयान की और सेंट्रिज्म किया। फिर पेरिफेरल सोसाइटीज़ मैंने बात की कि आयरलैंड की काफ़ी उसमें एग्जांपल आती है, और पोलैंड की एग्जांपल आती है उसमें कि वहाँ पर भी जो है नेशनलिस्ट तहरीकें उभर रही हैं और काम कर रही हैं, लेकिन शुरू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्क्स के वो इस तरह से कि वो उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है उसका कि बेसिकली इन दो सोसाइटीज़ की जो बेसिकली लिबरेशन है वो तब ही होगी जब यूरोप में जो है वो वर्किंग क्लास इक़्तिदार पे कब्जा करेगी, तो तब ही इन सोसाइटीज़ को जो है बेसिकली ऑटोनोमस कर देगी। तो ये कुछ इस तरह के जो हैं वो ख्यालात हैं उसके। जैसे मैंने बात की कि अब इसको अगर थोड़ा सा देखें तो जो इसकी इम्प्लीकेशंस आप निकालें तो बेसिकली यही है कि एक तो ये है कि जब वो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बात की कि वो वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न यूरोप में ही उसको कैद कर देता है कि यहीं से जो है वो बेसिकली प्रोलेटारिया का जो है उभार होगा, और वही जो है रेवोल्यूशन लेके आएगी ग्लोबल लेवल पर, वही कैपिटलिज्म के जो है वो खात्मे का काम करेगी। और जिसमें इसने बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया उसकी प्राइम एग्जांपल्स है। फिर वो सब्जेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिएट को ले रहा है। जो पहले बात की गई कि उसमें जो बाकी जो आपके पास जेंडर के एलिमेंट्स हैं या फिर रेस की जो है आपके पास या फिर नेशन के तस्वुरात है, वो इस वक्त जो है पूरी तरह से ना उसकी थिंकिंग में पूरी तरह से नहीं आए हुए। अब जो है वो थोड़ा सा ये अगर 1850s में है ना, तो वहाँ से थोड़ी सी ना उसकी थिंकिंग में शिफ्ट आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी कुछ बुनियादी वजूहत जैसे मैंने बताया कि मार्क्स जो है वो पॉलिटिकल एक्टिव थिंकर है, तो उसकी जो उम्मीदें वाबस्ता थी वर्किंग क्लास से यूरोप में वो पूरा उस पर नहीं उभरी। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है 1848 में आती है कि वो बेसिकली जो हिस्टोरियंस हैं उनको लिखते हैं यार कि ये रेवोल्यूशनरी स्प्रिंग का दौर था जिसमें हर जगह उभार हो रहे थे पूरे यूरोप में यार। और मार्क्स का ये ख्याल था कि शायद यही मौका है यार कि इसमें जो है बेसिकली शायद ये सिस्टम का खात्मा करेंगे और इसके बाद जो है एक नई समाज का जो है उभार होगा, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो भी उसको कह लें। लेकिन 1848 में वो सारी नाकाम हो जाती है, पसपा हो जाती है, और उसी के बाद जो है वो उसी की नेपोलियन का कू हो जाता है दोबारा से, उस पर भी उसकी राइटिंग्स है। और वहाँ पर जो सोशलिस्टों का किरदार है वो ये होता है कि वो ज़्यादातर ना उसके साथ एलाइज बन जाते हैं यार नेपोलियन के साथ, और वर्किंग क्लास जो है वो उस तरह से रेवोल्यूशनरी साबित नहीं होती जिस तरह से उसका ख्याल था। एक तो ये बड़ी वजह थी। फिर दूसरा ये कि इसी पीरियड में आपके पास जो है वो बड़ी रिवॉल्ट्स होती हैं। एक तो हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में जो है वो सिपाही अपराइजिंग होती है, इंडियन रिवॉल्ट या गदर जिसको हम कहते हैं यार, तो वो थोड़ा सा उसको वहाँ पर उसका तवज्जो का मरकज़ बनती है। और कोई इसी दौरान जो है मार्च एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिखते हैं, जो अमेरिकन अखबार था, वो 20-25 आर्टिकल्स तकरीबन उस पर इंडिया के मसले पर दोबारा से लिखते हैं। एक तो 1853 के हैं जो मैंने पहले बता दिया, लेकिन 1857 के बाद दोबारा से वो उस पर आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ उनकी जो तहकीक का मरकज़ है वो भी जो है वो उन सोसाइटीज़ की तरफ चला जाता है। फिर चाइना में जो है आपके पास जो है रिबेलियंस हैं, और वो जो है वो ज़्यादातर पेजेंट्री की शुरू हो जाती हैं, और वो उस वक्त की जो मोनार्की थी उसके ख़िलाफ़ बेसिकली वो उभरते हैं यार। और यही दौर है बेसिकली जिसमें ओपियम वॉर तो स्टार्ट हो चुकी थी यार इससे पहले भी, लेकिन सेकेंड ओपियम वॉर के बाद जिसमें बेसिकली चाइना की जो है वो उसकी मार्केट खोलने के लिए जैसी वॉर हुई ब्रिटेन, और उसमें उस पर भी मार्क जो है थोड़ा सा
उसको फोर्स करती हैं कि वो इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दे। दूसरा जो है इस सियासी पस मंज़र के अलावा, जैसे मैंने बताया कि 1848 में जो उसकी उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं उतरी, तो वो मार्क्स को लिखता है कई जगह कि मैं थोड़ा सा बैक स्टेज ले लेता हूँ और जो मेरा ज़्यादा थियोरेटिकल काम है, जो कब से वो लिखना चाह रहा था 1840s में पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रिटिक, उस पर वो ज़्यादातर आ जाता है और ये 1850s में बेसिकली स्टार्ट कर लेता है। और 1857 में जो है वो बेसिकली समझ लें कि एक ऐसा टेक्स्ट वो छापता है जिसका ग्रूंदरेज हम कहते हैं, और उसमें बेसिकली वो क्या करता है कि जो राइटिंग्स पहले वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ पे करता रहा है, ज़रा उसकी हिस्टोरिकल रिसर्च ज़्यादा उसमें हो जाती है। उसमें दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक तो वो प्री कैपिटलिस्ट जो फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि ग्रूंदरेज में तकरीबन प्री कैपिटलिस्ट फॉर्मेशंस पे काफ़ी काम है, बल्कि एक एरिक हॉब्सन का भी बड़ा अच्छा काम है, ये मेरे ख्याल में है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशंस। उसमें मार्क्स की राइटिंग्स भी उसमें है, लेकिन एरिक हॉब्सन का अपना भी जो है वो हिस्टोरियन जो है बड़े मशहूर मार्क्सिस्ट, उनका अपना इंट्रोडक्शन भी है थोड़ा पढ़ने के चाहिए वो, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं यार। एक तो ये है कि जो पहले मैं आपको लीनियर स्कीम बता रहा था मार्क्स की, एक उससे ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने से क्या मुराद है कि वो जब बेसिकली पहले आप देख लें तो वो वेस्टर्न यूरोप के बारे में लिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन, और उससे पहले जो है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, और उसके बाद फ्यूडलिज्म और बूर्जवा मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर आप जब आ जाते हैं तो एक तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करना शुरू हो जाता है वो, क्योंकि उसको इस बात की समझ आना शुरू हो जाती है कि इन सोसाइटीज़ का जो तारीखी जो स्ट्रक्चर है या जो इसमें उसकी डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से रही है यार, और उसको जो उसकी कैटेगरीज थी या कॉन्सेप्ट थी वेस्टर्न यूरोप के बारे में, वो उन पर पूरी तरह से इम्पोज नहीं की जा सकती। तो ये उसने अलग से बता दिया कि यार ये एक ऐसा है जो कि बिल्कुल एक ही तारीख एक ही वक्त में, मतलब एशिया में जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है और शायद यूरोप में जो है वो आपके पास जो है फ्यूडलिज्म या कोई और मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक तरह से क्या कर देता है बेसिकली वो मल्टीलीनियर कॉन्सेप्शन ले लेता है, या बेसिकली हिस्ट्री के जो है वो उसको स्टेजेस अंदाज में नहीं देख रहा, बल्कि ये कह रहा है कि एक ही वक्त पे आपके पास किसी भी तारीखी एक पीरियड में आपके पास स्पेशली और जियोग्राफिकली आपके पास अलग अलग तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन रह सकते हैं यार। तो यहाँ से तो बेसिकली उसने जो लिनियरिटी का जो है वो बेसिकली ब्रेक कर लिया। फिर वो इसके अलावा जो यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है, इसके अलावा दो मजीद जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, एक जर्मनिक है और एक स्लावनिक सोशल फॉर्मेशंस है, और ये भी पैरेलल वो खड़ी कर देता है। तो एक तो ये बड़ा इसकी काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा उस पर मजीद मैं आगे बात करूँगा कि ये इसकी जो है सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो है वो ग्रूंदरेज में जो है आप अगर जाएँ, उसमें जो है एक बड़ा अच्छा टेक्स्ट है, मेरे ख्याल में मार्क्स के मेथड को अगर समझना है, आया टाइम कितना है 15 मिनट। अगर आप उसके टेक्स्ट को समझना, उसके मेथड को अगर समझना चाहते हैं तो ये ग्रूंदरेज में एक उसका है, आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली मिल जाएगा, नोट्स ऑन मेथड, राइट, इंट्रोडक्शन। हाँ, उसमें बेसिकली मार्क्स जो है कैपिटल, जाहिर बात है वो 1867 में छपती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी ना बेसिकली ड्राफ्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और उस पर काम करना शुरू हो जाता है। तो वो वहाँ पर जो है वो मेथड पर मार्क्स में बहुत कम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो बेसिकली वो समझ लें पहली दफ़ा और शायद आखिरी दफ़ा उस पर इतना डिटेल से लिखा है। खैर वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, शायद सवाल जवाब में हो जाए, लेकिन उसमें जहाँ पर वो ख़त्म होता है यार, तो उसमें ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना शुरू हो जाता है, जो पहले मैं बात कर रहा हूँ उससे रेलेवेंट है, लेकिन थोड़ी सी अलग अंदाज में है। वो है अनइवन डेवलपमेंट की, और ये बिल्कुल यहाँ ये इसमें आपके 6 नंबर पर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पहले से बता दिया ना, कि वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्लासिक आप पढ़ते रहे मास के बारे में कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, एक इकोनॉमिक बेस होती है और उसके ऊपर जो है एक सियासी या कल्चरल बेस होती है, जो कि सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने, उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो मार्क्स जो है यहाँ पर बिल्कुल खुल के लिख रहा है कि उसमें ना रिलेशनशिप कोई 1-to-1 या सिंपल रिलेशनशिप नहीं है डिटरमिनिस्टिक किस्म की यार, बल्कि ये जो है अनइवन तरीके से ना डेवलप करते हैं यार। और एक ही तारीखी वक्त में आपके पास मतलब मल्टी टेम्पोरलिटीज होती हैं यार, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं यार।
ये अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्शन जो है, जिसके बाद में काफ़ी लिखा ट्रॉट्स्की वगैरह ने और उस तरह के, तो ये बेसिकली मार्क्स यहाँ पे पहुँच जाता है। और उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो है वो उसकी पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी ना इम्प्लीकेशन है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके और वो जो मैं बता रहा हूँ कि वो जो ग्रूंदरेस में वो शुरू में जो है वो बाकी नॉन वेस्ट सोसाइटीज़ का मुताला करना शुरू हो जाता है, तो वो जब दोबारा इन सोसाइटीज़ के बारे में लिखना शुरू हो जाता है तो उसकी बिल्कुल कॉन्सेप्शन जो है उनके बारे में बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है यार। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया पे 1853 में लिख रहा है, और कोई भी मार्क्सिस्ट क्रिटिक बेसिकली आप अगर मार्क्स की जो क्रिटिक ले लें यार, सबऑल्टर्न स्टडीज़ में ले लें या फिर जो यार यूरोसेंट्रिक क्रिटिक लोग करते हैं यार, तो वो ज़्यादातर 1853 के आर्टिकल्स भी रिलाई करते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि शायद कोई वो बैड फेथ में कर रहे हैं, इसमें बेसिकली ये है कि वो मार्क्स की अपनी राइटिंग्स जो हैं बहुत सारी जो है वो कम उसने छापी, बल्कि कुछ अभी भी अनपब्लिश्ड रह रही हैं। ग्रूंदरेस जो है बेसिकली मेन टेक्स्ट है वो आपके पास 1930-40 में पहले दफ़ा पब्लिश हुआ, कोई ज़्यादा उस पर कुछ उसकी रिसेप्शन नहीं हुई। फिर फ्रांस में 1960 में दोबारा से छपा और उसके बाद काफ़ी इस पर डिबेट शुरू हो गई यार। इसी तरह से बाकी नॉन वेस्ट सोसाइटीज़ पे जो उसने आखिरी ज़िंदगी में काम किया 1870s में, एथनोलॉजिकल नोटबुक्स जिस पे अभी काफ़ी काम आ रहा है, क्विन एंडरसन ने लिखा है, उस पर मार्शल मुस्टो ने लिखा हुआ है यार, और कई सारे लोगों ने लिखा हुआ है, कई सारी चीज़ अभी भी जो है उसकी छपी हुई नहीं है यार। बहरहाल डिट्रैक्ट तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं बात मेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो जो कॉन्सेप्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाती है यार। वो मेथड जैसे मैंने बताया कि ग्रूंदरेस के मेथड पे भी यार मल्टी लीनियरिटी का सवाल आ गया, अनइवन डेवलपमेंट का सवाल आ गया, और जाहिर बात है जो उसकी उम्मीद थी, जैसे मैंने बताया कि वो वेस्टर्न यूरोप में उस तरह से पूरी तरह से साबित तो नहीं होती, तो बाकी दुनिया में उभार हो रहे हैं यार। और 1850 से आगे 1860 तक आप ले लेंगे बेसिकली रिएक्शन का दौर है यूरोप में, कि सारी इनकलाबी तहरीकें पछता हो जाती हैं। और मार्क्स जहाँ पे बेसिकली मशहूर है कि उसका ये ख्याल था कि यार इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आएगा, वो भी उस तरह से नहीं होता है, तो उसका ज़ाहिर बात इंटेलेक्चुअल क्राइसिस भी शुरू हो जाता है और पर्सनल क्राइसिस भी शुरू हो जाता है उसमें। लेकिन जहाँ से उसका ख्याल था वहाँ पे वो नहीं हो रहा। लेकिन बाकी दुनिया में जैसे मैंने बताया कि इंडिया में, अल्जीरिया में चले जाएं आप, आयरलैंड में चले जाएं, पोलैंड में चले जाएं जो पेरिफेरीज थी यूरोप की यार, और इस तरह से चाइना में चले जाएं, वहाँ पर जो है वो तहरीकें उभरना शुरू हो जाती हैं यार। तो मार्क्स उसके बारे में रिथिंक करता है कि यार ये इसमें क्या हो रहा है यार, क्या जो मैं पहले सोच रहा था उसमें कुछ मसले हैं, और वही से वो रिवाइज करना शुरू हो जाता है बहुत सारी चीज़ें यार। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें थ्योरेटिकल डिस्कवरीज भी हैं उसकी यार, लेकिन उसको रियल वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो भी उसको बता रही है कि इशारे दे रही है कि कुछ गड़बड़ है ना। अब जैसे देख लें, शुरू में ऐसे बताया कि इंडिया के बारे में जब वो लिख रहा है कि कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन होती है, तो उसका ये ख्याल था कि इसमें जो है वही उसमें हरकत लाएगी यार उसी सोसाइटी में यार, जो कि तारीखी तौर पर जो है बेहरकत रही है, और पहली दफ़ा से जो है वो उसकी तारीख में इनकलाब आ रहा है यार। जो उसकी 2000 साल की तारीख है वो स्टैटिक रही है यार। यहाँ पर जो है वो 1857 में जब वो इंडियन रिवॉल्ट के नाम से आर्टिकल लिखता है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्शन जो है वो चेंज हो जाता है, वो डायलेक्टिकल हो जाता है, और रीजनरेशन की बजाय वो निगेशन की बात करना शुरू हो जाता है। उससे क्या मुराद है कि ख्याल तो ये था कि इस सोसाइटी में शायद कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होगी तो एक खास स्टेज पर खड़ी होगी यार, जहाँ जैसे वेस्टर्न यूरोप में हुई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उल्टा उसके जो है वो अपराइजिंग शुरू हो जाती हैं यार। और इंडिया में जैसे पहले पता है कि सबसे जो पहली नेशनलिस्ट तहरीक हैं वो 1857 और इसी के आसपास चली यार। और जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने लिखा हुआ था कि प्रोलेटारिया जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन खुद ही जो है वो ग्रेव डिगर प्रोलेटारिया की शक्ल में पैदा कर रहा है। अब जो है वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के बारे में ये बात कर रहा है, और जब वो सेपॉय अपराइजिंग की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली जो उसकी कैपिटलिज्म की स्पेशल कॉन्सेप्ट वो है एक्सपेंशन है, ये उसको बेसिकली निगेट कर रहे हैं और उसके खिलाफ बगावत में खड़े हो गए हैं यार। इसी तरह से चाइना के बारे में भी उसके ख्यालात जो है तब्दील होना शुरू हो जाते हैं यार। जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना के बारे में भी इसका यही कॉन्सेप्ट तस्वर था, लेकिन अब वो समझ रहा है कि रेवोल्यूशन जो है बेसिकली उधर से ज़्यादातर उभर रहा है। एक तो ये इसमें चेंज आती है, फिर प्रोग्रेशन की बजाय वो रिट्रोग्रेशन की बात करना शुरू हो जाता है, और ये उसका बड़ा जो है मशहूर पैसेज है जो कि बेसिकली कैपिटल वॉल्यूम 3 में बेसिकली ये उसने लिखा। लेकिन जैसे मैंने बताया कैपिटल के वॉल्यूम्स तो मार्क्स की जिंदगी में 2 छपे ही नहीं यार, एक 1867 में छपा
लेकिन उसकी वर्किंग जो है 1857, 1861 और 1863 में जो है हो चुकी थी यार। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये थ्योरेटिकल डिस्कवरीज का टाइम है उसके लिए यार। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि बेसिकली क्या उन सोसाइटीज़ में कैपिटलिज्म जा रहा है तो वो कोई उस तरह की शक्ल नहीं ले रही जो वेस्टर्न यूरोप में थे, बल्कि वो कैरिकेचर यानी मशक़शुदा शक्ल ले रहा है, कुछ और उसमें क्रिएट कर रहा है। और ये पूरा पैसेज है, अगर आप थोड़ा सा इस पर देखें और पढ़ें, फिर मैं आगे चलता हूँ। रशिया के बारे में भी तकरीबन जो है वो उसका कॉन्सेप्शन 1857 से आगे और फिर 1860 में तो कुछ ज़्यादा ही, और आगे भी हम बात करेंगे उस पर, वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर वहाँ पर जो है वो कुछ अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती हैं यार। रूस का ज़ार जब जो है वो सर्वडम जो है उसको ख़त्म करता है और उनकी आज़ादी का ऐलान करता है, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो मार्क्स जो है उसकी रीजनरेशन की बात करना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो है जो स्पेशल एक्सपेंशन है और जो अनइवन डेवलपमेंट है, वो जब उसके बारे में सोचता है तो वो थोड़ा सा ना रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के बारे में भी अपनी जो है वो थिंकिंग चेंज करना शुरू हो जाता है उसमें। और जैसे मैंने पहले बताया कि उसका ख्याल तो ये था कि इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिएट जो है वो बेसिकली रेवोल्यूशनरी काम करेगी, एक ऐसी क्लास है जो कि बेसिकली कैपिटलिज्म का खात्मा करेगी। लेकिन वो अब जियोग्राफिकली उसको अलग तरीके से देख रहा है। और पोलिश अपराइजिंग जब होती है उसमें, तो वो वहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचता है कि यहाँ पर क्योंकि पोलैंड जो है उस वक्त ज़्यादातर एग्रेरियन पेजेंट सोसाइटी थी और वहाँ पर नेशनल इंडिपेंडेंस की तहरीक चल रही थी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, और बेसिकली तीन प्रशिया और रशिया और फ्रांस, उसने ऑस्ट्रिया ने, तीनों ने मिलकर उसको डिवाइड किया था। तो वहाँ पर बेसिकली उनसे आज़ादी तो चाह रहे थे। मार्क्स जो है उसको देखता है कि यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि नेशन का सवाल और पेजेंट्री का सवाल, क्लास का सवाल, ये दोनों आपस में जो है वो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो है वो अनइवन रही है, तो यहाँ पर एक नई किस्म की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही है। और जो जैसे मैंने बताया कि 1850 में जब वो कह रहा है कि जो रिएक्शन का दौर है, वो उसको फिर कहता है कि पोलिश अपराइजिंग ही अब वो बेसिकली एक नोड बन चुका है जो कि यूरोप में दोबारा से ग्लोबल रेवोल्यूशन को जो है रीजनरेट करेगी। और यहाँ से बेसिकली अगर आप देखें थोड़ा सा, तो वो जो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी थी उससे आके वो कहीं और अपना रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट ढूंढना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये जियोग्राफिकल और स्पेशल जो एक्सपेंशन है और पॉलिटिक्स जिस तरह से शेप हो रही है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट पेरिफेरल सोसाइटी में, ख़ास जिस तरह मखसूस किस्म की शक्ल ले रही है और जो मखसूस किस्म की कॉन्वर्सेशंस पैदा कर रही हैं, तो पॉलिटिक्स जो है वो उसको किस तरह शेप करी और मास उसको किस तरह से देख रहा है। यहाँ पे देखे कि वो लिखा हुआ है द एरा ऑफ रेवोल्यूशन हैज ओपन्ड इन यूरोप वंस मोर। अब ये जो उसका पहले का लिखा हुआ है ये बिल्कुल उसके रिवर्सल या ऑपोजिट स्टांस ले लेता है। और ये एंगल्स को फिर उसी वक्त उन्होंने खत लिखा कि इस वक्त ये लग रहा है कि अब वेस्ट की बजाय जो है वो ईस्ट से जो है वो इनकलाब का लावा जो है वो भरना उभरेगा। इसी तरह से आयरलैंड भी जो है वो समझ लें कि वो यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप की पेरिफेरल एक सोसाइटी या मुल्क ले लें, और जहाँ आपको अंदाज़ा ही होगा कि आयरलैंड में जो है वो बेसिकली इंग्लैंड के कॉलोनियल एक वो थी यार, पोजेशन थी यार। वहाँ पर भी जो है आपके पास वो भी डोमिनेटली एग्रेरियन सोसाइटी थी, पेजेंट्री की मूवमेंट चल रही थी और वो ज़्यादातर नेशनलिस्ट मूवमेंट ही थी। और वो चाह रहे थे कि जो बरतानवी साम्राज्य है उससे जो है उनको छुटकारा मिले। अब यहाँ पर भी जो है वो मार्क्स बेसिकली पहले उनका ये ख्याल था कि आयरलैंड की इंडिपेंडेंस जो है वो तभी होगी जब इंग्लैंड में जो है वो वर्किंग क्लास इक़्तिदार पे कब्जा करेगी, और जब जो आयरलैंड में जो पेजेंट्री की मूवमेंट है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उनका अगर वहाँ पे इंग्लैंड में जो वहाँ पर लेबर मूवमेंट थी, चार्टिस्ट मूवमेंट खासकर, अगर उनमें अलायंस बन जाए तो फिर जो है पोलैंड जो है अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा। लेकिन बाद में जो है वो थोड़ा सा आगे अगर ये पैसेजेस उनके पढ़ें कि उसका ख्याल जो है बिल्कुल 1860 और 1865 में बिल्कुल अलग हो जाता है, जो 1850 की दहाइयों में लिख रहा है यार। ये अगर थोड़ा सा देख लें आप कि वो लिख रहा है कि बेसिकली मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि पहले तो मेरा ये ख्याल था कि शायद आयरलैंड की आज़ादी का जो सवाल है वो इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिएट जो इंग्लैंड में है और जो आयरलैंड में नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनके एक तरह से लाइन से बनेगा।
अब जो है उसको लग रहा है कि आयरलैंड में रेवोल्यूशन है बेसिकली एक ऐसी कड़ी है जो बरतानवी साम्राज्य या जो कि बरतानवी जो कैपिटलिज्म है उसमें ऐसा समझ ले कि दरार डालने का एक समझ ले कि वजह बन सकती है यार। तो ये भी यहाँ पर भी थोड़ा सा जो मेन मुद्दा मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि जो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और उसकी जो इजहार है वो अलग मौक़ों पर मार्क्स उसको अलग अंदाज में बयान कर रहा है और जाहिर बात उसका ताल्लुक जो जैसे मैंने बताया कि वो पॉलिटिक्स जिस तरह से शेप ले रही है उसकी उसी की बुनियाद पर वो देख रहा है। एक आखिरी जो मेरे ख्याल में फिर मैं एंड करूँगा, जो लिनियरिटी का कॉन्सेप्शन है वो भी अगर आप 1870 की दहाई में जाएं जो कि मार्क्स के आखिरी पीरियड है और उसमें वो भी दोबारा से कैपिटल 1 तो पब्लिश कर चुका है, लेकिन उसके बाद जो पूरी दहाई है बहुत सारे स्कॉलर ने लिखा हुआ है कि उसमें उसने कोई ज़्यादा खास कर थियोरेटिकल काम नहीं किया और उसकी वजह ये थी कि मार्क्स जैसे मैंने बताया कि वो सोच रहा है कि इन बाकी सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है और किस तरह से उनमें जो मूवमेंट्स हैं और जो यूरोप में प्रोलेटारिया है उनके अलायंस से किस तरह से जो है वो नई लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो वो उन सोसाइटीज़ का मुताला दोबारा से शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो है वो ख्याल उसका ये था कि रशिया में जो एक ज़ाहिर बात है रशिया में तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई थी यार, वहाँ पर बड़ी बहस चल रही थी, एक कम्युनल स्ट्रक्चर मार्क का जो है ख़ास वहाँ पर मौजूद था। तो मार्क्स का पहले ये ख्याल था कि वहाँ पर सरमाएदारी आएगी तो वो उसको ख़त्म कर देगी यार, लेकिन अपने आखिरी जो उसके डेकेड है वो उसमें जो है बिल्कुल अपोजिट नतीजे पर पहुँच रहा है। और उसमें बेसिकली जो लिनियरिटी जो मैंने इससे पहले बताई यार वो उसको मज़ीद डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि रशिया में जो है वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ही होगी, बल्कि वो उस स्टेज को स्किप भी कर सकता है और वो इस अंदाज में कर सकता है कि अगर जो कोर ममालिक हैं कैपिटलिज्म के उसमें और रशिया में जो है पेजेंट्री जो है वो कम्यून अगर उनका अलायंस हो जाए आपस में, तो इस अलायंस की बुनियाद के नतीजे में यानी अनइवन डेवलपमेंट के नतीजे में जो है तारीख में कुछ स्टेजेस स्किप भी की जा सकती है। यानी बजाय ये कि रशिया जो है कम्युनल सोसाइटी से कैपिटलिज्म में जाए और फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोलेटारियत बने और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर लड़ाई लड़े और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट समाज में जाए, वो कहता है कि अगर ये वाला अलायंस बन जाता है और जिस तरह से रशिया में कॉन्ट्रडिक्शंस जन्म ले रही है वहाँ पर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट से, तो ये तारीख स्टेज जो कैपिटलिज्म वाली ये बिल्कुल स्किप की जा सकती है। तो ये जो है बाकी भी कुछ लेटर्स हैं, मैं ज़्यादा मजीद उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में जो उसकी राइटिंग्स हैं जो मैंने हवाला दिया उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप मजीद उसका मुताला करें तो थोड़ा सा पेचीदा चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में उसको पढ़ के ही ज़्यादा समझ आएगी। ये मेरे ख्याल में टाइम अगर पूरा हो चुका तो मैं स्किप कर लेता हूँ या फिर 5 मिनट है। अब बेसिकली सारी जो बातें हुई इसमें जो है वो मेथड से मैंने शुरू में बात की कि उसके मेथड को समझना काफ़ी ज़रूरी है और आगे अयाज का की टॉक जो आ रही है उसमें भी मेथड की ज़्यादातर डायलेक्टिक्स पे बात होगी यार। एक दो चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि एक मार्क्स की एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट है, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मुजर्रद अंदाज में जो है चीज़ों को थ्योराइज करना, जैसे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को थ्योराइज करे कैपिटल में यार, लेकिन कॉन्क्रीट ठोस हालात में वो जो थ्योरी है या वो जो डेवलपमेंट है वो क्या शक्ल ले रही है यार। एक तो ये बहुत समझना ज़रूरी है यार। और थ्योरी जो है वो कभी भी जो है आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कॉन्क्रीट हालात से, चाहे वो सियासी हालात हैं चाहे फिर वो ठोस समाजी हालात है, उनसे एब्स्ट्रैक्ट किए बगैर जो है वो नहीं बन सकती। इन दोनों में जो है वो एक डायलेक्टिकल किस्म का रिश्ता है और थ्योरी जो है वो एम्पिरिकल रियलिटी या कंक्रीट तस्वुरात को जो है वो कंक्रीट जो चीज़ें हैं उनको अपने अंदर ला के उनकी थ्योराइजेशन करके एक आपको नया तस्वर दे सकती है यार। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बात की वो थोड़ा सा मैं दोबारा रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि हिस्ट्री का जो तस्वर है ना मार्क्स का, वो
लीनियर तो मैंने बता दिया कि वो तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, वो चेंज वो कर देता है। एक तरह से उसको इस तरह देखता है कि हिस्ट्री जो है वो बेसिकली हिस्टोरिसिटी जो मार्क्स के अंदर है, तारीखी जो वक्त है या उसका बहाव है, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली अनइवन है। अनइवन से ये मुराद है कि उसने पॉलिटिकल एलिमेंट, इकोनॉमिक एलिमेंट, ये मुख्तलिफ सोशल स्टेजेस के एवोल्यूशन पे होती हैं और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं। तो कोई एक ख़ास जो है वो उसकी तारीख की कोई ऐसी लीनियर बहाव भी नहीं है, और ना कोई एक उसकी ना ये है कि वो बेसिकली क्या कहेंगे, मैं अनइवन बेसिकली आप कह लें कि उनकी मुख्तलिफ जो उसके एवोल्यूशन है वो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ अंदाज में होती रही है। और हिस्ट्री जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो एक ख़ास प्रोग्रेस की शक्ल में जो है उसकी जो एवोल्यूशन हो, बल्कि डायलेक्टिकल कॉन्सेप्शन उसका यही है कि उसमें प्रोग्रेशन भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है रिग्रेशन के भी मोमेंट्स आ सकते हैं। और जैसे मैंने बात की सारी पीछे जो ट्रेसेस ढूंढे हैं रेवोल्यूशंस के हवाले से, वो भी उसका हिस्सा होती हैं। और ये बड़ा मशहूर उसका है जो कि हिस्ट्री ऑलवेज प्रोग्रेसेस बाय बैड साइड, कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी डेवलपमेंट जो है एक ही सब में चलती रहे, बल्कि वो एक तरह से लीनियर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सर्कुलर भी चलती रहती है। दूसरा ये कि क्लास जो है, जैसे मैंने बताया कि वो क्लास के कॉन्सेप्ट को जो वो काफ़ी वसी कर देता है और उसको एज रिलेशन के तौर पर ले लेता है कि वो बाकी जो आपके पास नेशन का सवाल है और किसी ख़ास तारीख़ी वक्त में, किसी ख़ास समाज में, किसी ख़ास लम्हे पर क्लास और नेशन, जेंडर, एथनिसिटी, इनका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में किस तरह से पॉलिटिक्स शेप होती है, ये एक ज़रूरी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में हमारे उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंट है। और आखिरी चीज़ जो है वो जो ये है कि कॉलोनीज जो मैं बता रहा था कि जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉलोनिज्म के बारे में, शुरू में जो वो पहले उसको देख रहा है कि शायद बरतानिया जो है वो बाकी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो है एक रेवोल्यूशन का काम करेगी। अब जो है वो उसको रेवोल्यूशन नहीं कह रहा है, बल्कि वो उसको कह रहा है कि वो मज़ीद डेग्रेडेशन पैदा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डायलेक्टिकली उस डेग्रेडेशन के नतीजे में आपके पास अपोजिशन की मूवमेंट्स आ रही हैं और वो रीजनरेशन भी उसकी हो रही है। तो यहीं पे मेरे ख्याल है मैं थोड़ा सा एंड करता हूँ। पता नहीं कितनी बातों की आपको समझ आएगी, कितनों की नहीं आएगी। मैं कोशिश कर रहा था कि सिंपल अंदाज में बयान करूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल और जवाब में जो है वो थोड़ा सा मज़ीद उस पर बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा तुम्हें कॉमेंट्री सवाल नहीं, लेकिन कॉमेंट्री करना चाहूँगा। यहाँ एक मास एज अ पर्सन मुझे उसकी बहुत सारी एवोल्यूशन में नजर आ रहा है। किसकी? सॉरी, मतलब आपकी बातों में मुझे ये नजर आ रहा है, मास एज अ पर्सन उसकी बहुत सारी एवोल्यूशन। जी जी, पहले आए कि मतलब जब एक चीज़ है इनकी खास बात यही होती है कि वो जैसे आपने बताया अर्ली स्टेजेस में मार्क्स का जो थॉट था वो सॉर्ट ऑफ एक यूरोपियन सेंट्रिक, यूरो सेंट्रिक या कहेंगे यूरोपियन लिटरेरी जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन्हीं की तरह का था। वो सॉर्ट ऑफ रूसोफोबिक भी था। उसके बाद ज़्यादा चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, एक्सपोजर ना होने की वजह से या कहने के बंदा सीख रहा होता है। तो ये सब मुझे तकरीबन यहाँ पे भी नज़र आता है। या कहने के हम सब भी जब अपने अर्ली स्टेजेस में होते हैं या चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं तो हर हमारी थॉट भी किसी के हवाले से हटनी नहीं होती या कहने के कंप्लीट नहीं होती और वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती है। तो एज ए पर्सन मार्क्स की भी थॉट मुझे यहाँ इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है या कहने के उसकी थॉट का एक्सप्रेशन है। दूसरा ये है कि एक चीज़ जो मुझे आपकी बात से नज़र आई कि वो ये है कि जैसे कि हम सब समझ रहे होते हैं कि डेवलपिंग नेशन या जो इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, यूरोप वगैरह, हम उनकी कल्चर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज भी कर रहे होते हैं या ये सोच रहे होते हैं कि टेक्निकली या मॉरली वो हमसे ज़्यादा ऊपर है या अच्छी चीज़ हमेशा वहीं से आएगी या वहाँ से आ रही होती है। इनिशियली मार्क्स में भी शायद इसी तरह की चीज़ की कि जैसे वहाँ का जो मेहनत का तबका है वो उठ के आएगा और वो दूसरी तरह के जालिमों को भी, अपने मुल्क के जालिमों को तो मारेगा, लेकिन जो उसके मुल्क के जालिम लोग दूसरी जगह पर जुल्म कर रहे हैं उनको भी रोकेगा।
लेकिन लेटर ऑन भारत ये बात समझ आती है कि ऐसा नहीं होगा, कि इसराइल के जो मेहनत का शब्द है वो कभी भी फलस्तीन के लोगों के लिए नहीं खड़ा होगा। वो कोशिश करेगा कि वो अपनी मामला को देखे। जैसे मैंने जितना यूरोप में मैंने भी देखा है कि भारत वहाँ वो करते हैं बात, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लड़ाई जो है या यहाँ के मामला है, यहाँ के हालात, पहली बात तो ये है कि उनको वो बात समझ ही नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ के हालात वही समझेंगे। इसी तो बहुत अगर नीचे तक नहीं आए तो पंजाब का मेहनत के शब्द जो है वो बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म को शायद समझ नहीं सकता या नहीं बता सकता, या कराची वाला जो कराची का जो शहरी है वो इंटीरियर के अंदर जो मामला है उसको इतनी बुरी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, या समझने के लिए कम से कम उसको वहाँ रहना पड़ेगा या वहाँ के हालात का मुताबिक तो कम से कम करना पड़ेगा। तो मुझे मैं बेसिकली यही आपकी बातों से मुझे 3-4 चीज़ें जो मुझे समझ आई वो यही थी। ये इसमें ज़ाहिर बात है, इस तरह की चीज़ें हैं, बल्कि वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड पे लिखते हुए वो यही इस तरह एग्जैक्टली की यही बात करता है, जब वो उसका कि वो समझता है कि वहाँ की वर्किंग क्लास जो है वो बेसिकली रिफॉर्मिज्म का शिकार हो गई है और एम्पायर के साथ जो है वो जुड़ गई है। तो वो आयरिश क्वेश्चन पर जो है, और आयरलैंड के बारे में यही था कि पूरी इंग्लैंड के जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की, उसमें बेसिकली आयरलैंड के बगैर तो उनका कोई काम ही नहीं चल रहा था। वो वहाँ पे कॉलोनीज थी और वहाँ पे सारा जो है वो खासकर पोटैटो जो है वो वहाँ पे बल्कि इंग्लैंड की सारी वर्किंग क्लास का जो है वो बेसिकली फूड का स्टफ है उधर ही से आ रहा था। और मार्क्स लिखता है कि सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वो उनका किरदार था। बल्कि आयरिश फैमाइन जब हुआ, कहत वहाँ पे पड़ा, काफ़ी बड़ी तादाद में डिपॉपुलेशन हुई और इंग्लैंड में आई। और वो जिस तरह से एंगल्स ने कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास में काफ़ी उस पर लिखा हुआ है कि किस तरह के रेसिज्म का उनको वहाँ पे सामना था ना, बीइंग एन आयरिश। बल्कि वो कंपैरिजन भी करते हैं, जब आप अमेरिका पे मैंने बात नहीं की, ज़्यादा बहुत सारी बातें थी लेकिन समेटना मुश्किल हो जाता है। वो कंपैरिजन करता है कि बेसिकली इस तरह से कि ब्लैक्स जो है वो यूएस में उनके जो सूरत हाल है आयरिश की, बेसिकली इंग्लैंड आयरिश वर्किंग क्लास की जो इंग्लैंड में बेसिकली एग्जैक्टली उस तरह की सूरत हाल है। आज की यूरोप को भी देखें तो यूरोपियन मार्केट में भरी हुई है, यहाँ की प्रोडक्ट्स से कहें या यहाँ के जो एक्सप्लॉइटेड लेबर है, आपको यूरोप से जितनी चीज़ें मिलेंगी वो या तो आइडर चाइना में बन रही हैं या वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह की कंट्रीज में जहाँ बाहर नहीं, मतलब उनकी वो बिल्कुल इसी तरह से जो उनका जो प्रोड्यूस है वो बेसिकली जो उनको फूड मिल रहा है वो यहाँ की मेहनत या यहीं की एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में मिल रहा है। अब ऐसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अब तो डायरेक्ट वाला मामला भी हो गया कि हमें नहीं चाहिए तो वेनेजुएला के हम भी सदर को भी जाके अमेरिका में ला सकते हैं, ग्रीनलैंड अगर हमें चाहिए तो ग्रीनलैंड ले लेंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये जो सवाल हैं कि रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट किस तरह तब्दील होता है और उसके अंदर की जो फ्रैक्चर्स हैं, उसके अंदर की जो तकसीम है और यकसूयत, दोनों के बारे में मजीद चीज़ें हमें इस सेशन में साहब ने इशारा किया है। मार्क्स से कहते कि मैं फोरम पे बात करेंगे और वजह जब बात करेंगे इस बारे में बात होगी। ओल्ड मार्क्स साथ में यंग मार्क्स में वो करता है इधर, इसमें भी ये शायद का मेरा ख्याल है कि मार्क्स के अंदर नहीं था कि वो दिलवाएगा इंडिया के लोगों को, लेकिन ये था उसका चाहेगा कि जो डेवलपमेंट है वो लेकर आएगा कॉलोनिस्ट या कॉलोनाइजर, और उसके नतीजे में जो है वो यहाँ पर सिचुएशन पैदा होगी कि जिससे जो है वो इस्लामाबाद तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारे बहुत सारे साथी को चाइना के हवाले से उम्मीद शायद तो बेटर है कि वो चाइना जो है वो का प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट लेकर आएगा, जो है वो तरक्की होगी, उससे मजबूत बनना होगा मजीद, और वो जो है वो सुधार लेकर आएगा। फिर जब जो रिवर्स आता है उसका लेटेस्ट स्टेज में हो जाता है कि वो डेवलपमेंट करने के बजाय जो नेशनल डेवलपमेंट है उसको सीज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे कुछ है या कुछ नहीं, यही है वो जो मैंने शायद बीच में एक पैसे दिखाया उसमें वो यही कर रहा है कि वो जब कैरिकेचर की मैंने बात की कि वो बेसिकली एक बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो बेदखल तो कर रहा है। मतलब यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पूरी इंडिया में, किसानों को बेदखल किया गया, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिस तरह से लैंड मार्केट इंट्रोड्यूस कराई गया। लेकिन शुरू में वो शायद ये समझ रहा था कि यहाँ पर कोई इनकलाबी शायद सूरत हाल बन रही है, लेकिन बाद में उसको लगा कि यार ये तो इस तरह का कुछ नहीं बन रहा, बल्कि शहरों में वो आ रहे हैं
और वहाँ पर जो है वो मर्चेंट कैपिटलिस्ट जो है वो सारा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो फिर उसको उस अंदाज में नहीं देख रहा, वो कह रहा है कि इसकी मज़ीद जो है वो एक तरह से डिग्रेडेशन वहाँ पे हो रही है, बजाय कुछ ऐसी एक नई चीज़ तामीर होने के। इसलिए वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि वो कहता है कि यार जब वो 1857 में जब गदर होता है तो वो कहता है कि ये हमारे अबिलाइज बन सकते हैं यार। तो इस तरह की रिवर्सल कई मौक़ों पर आ जाती है। और मेरे ख्याल में जो अल्तुज़र की आपने बात की वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो अर्ली लेट मार्क्स जो डिवाइड है उसका मैं भी इतना कोई कायल नहीं हूँ। और क्योंकि मार्क्स उस तरह के थीम जो शुरू में लिख रहा है वो एग्जैक्टली बाद में भी लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एलिनेशन की सारी डिबेट है वो कैपिटल में जो है वो कमोडिटी फेटिशिज्म की शक्ल में आपके सामने जो है, लेकिन वो उसको अब एक और अंदाज से देखने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से रशिया पे शुरू में लिख रहा है कम्यून पे जो है वो उस पर कोई एक और जो है उसकी वो है वो उसको कहता है कि काफ़ी जो है वो एक कंजर्वेटिव जो है एक जो कम्यूनल प्रॉपर्टी का और मैनेजमेंट का पूरा तरीक़ेकार है रशिया में। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि अगर वेस्टर्न कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ख़ासकर जो वहाँ पे कोर में जो है क्लास है इंडस्ट्रियल क्लास, और यहाँ पर अगर कम्यून का जो है एक तरह से अलायंस बन सकता है तो यही कम्यून जो है वो बेसिकली फाउंडेशन बन सकती है रीजनरेशन की यार, क्योंकि इसमें ये वाली टेंडेंसीज भी हैं जो कि बेसिकली कैपिटलिज्म की निगेशन है। और उसी के बुनियाद पर जो है वो कह रहा है कि ये सारी स्टेजेस जो कॉन्सेप्ट में जो आपने बात की ना CPEC के बारे में, और जो इंडिया पे जिसने शुरू में लिखा, अभी भी कई सारे लोग यही दोहराते हैं हमारे लेफ्ट में, वो तो सारा उसको मतलब चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पे कि ये हिस्टोरिकल स्टेजेस स्किप हो सकती हैं। और ये मार्क्स तो शायद अनइवन डेवलपमेंट तो जाहिर बात है मैंने लिख दिया ग्रूमड्रेस में लिख रहा है, लेकिन कई चीज़ें थ्योरी में आप जो है वो कंक्रीट रियलिटी में जब आप देखते हैं तो फिर आप उसकी थ्योराइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ख्याल है कहीं से, बल्कि 1869 में बड़ी इंटरेस्टिंगली एक तो ये मार्क्स ये था कि जो भी कुछ शुरू कर रहा है लिखने के लिए वो कभी शाया नहीं कर रहा, तो एक चीज़ पे काम कर रहा है वो छलांग मार के कुछ और करना शुरू हो जाता है। 1869 में रशियन लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा सही इसके बारे में। तो वो कोई शायद 6-7, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई 7-8 महीनों में वो पढ़ने के काबिल आ जाता है, यहाँ तक वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है उससे। और वहाँ पे क्या होता है बेसिकली रशिया में जो डिबेट चल रही थी, क्योंकि मार्क्स की जो शायद रशियन कैपिटल की जो ट्रांसलेशन हुई सबसे पहले वो रशियन ज़बान में शायद नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में रिसेप्शन जो रशिया में भी वो बाकी कहीं पे नहीं हुई है। तो वहाँ पर ये काफ़ी डेवलपमेंट वो डिबेट ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थी। और मार्क्स को वहाँ से जो रशियन पॉपुलिस्ट थे वो बेसिकली इस तरह की स्ट्रगल वहाँ पे कर रहे थे, तो पेजेंट्री के साथ थे। वो वहाँ से ख़त लिख रहे हैं उनको कि यार आपको जो थीरी है कैपिटल में वो तो हमें ये लग रहा है कि यार हम तो सारे जो हैं वो ये हमारे ऊपर से रूनते हुए निकल जाएगा यार, यानी जो आपके जो समझ आ रही है कैपिटल वॉल्यूम के लॉज आप दे रहे हैं तो लग ऐसे रहा है कि ये तो मतलब एक इनविटेबल चीज़ है जो कि आएगी। और फिर 1800 वो वहाँ से जब स्टार्ट करता है यार, बल्कि 1871 में जब वो पेरिस कम्यून का सारा चक्कर होता है तो वो दोबारा से नामायूस भी हो जाता है। फिर दोबारा से वो पूरा डेकेड ही उसी में लगा देता है कि वो जावा के बारे में पढ़ रहा है, इंडिया के बारे में पढ़ रहा है, कास्ट के बारे में पढ़ रहा है, लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ रहा है, इवन यहाँ तक कि वो मैथमेटिक्स भी सीखने की कोशिश कर रहा था आखिरी दिनों में, बल्कि 1000 से ज़्यादा कोई उसका जो है नोट्स हैं सिर्फ मैथमेटिक्स पे। वो रशिया के बारे में हाँ उसको जो लेटर्स आए वहाँ से तो उस पर भी उसने काफ़ी खुल के इज़हार किए, जो कि मेरे ख्याल में मैंने बताया, मैं उस पर ज़्यादा गया नहीं यार, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ है कि यहाँ पर ये आखिरी जुमला अगर आप पढ़ें पहले उसमें यार कि बट सक्सेस विल नेवर कम विद द मास्टर की ऑफ अ जनरल हिस्टोरिको फिलोसॉफिकल थ्योरी, यार कि भाई मैं कोई जनरल फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं बना रहा यार जिसके इनएविटेबल लॉज हैं जो कि हर सोसाइटी में एक ही तरह से जना उसकी एक्सप्रेशन होगी यार, बल्कि एक खास समाज में जब एक चीज़ आती है तो उसकी शक्ल बदल सकती है और वो उसके खास उसके अलग तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस बनना शुरू हो जाती हैं उसमें यार। तो वो इस तरह के जो हम अक्सर हमारे मार्क्स के बारे में अप्रोच होता है, मार्क्सिज्म के बारे में अक्सर तो मैं थोड़ा सा कतराता भी, मार्क्सिज्म का लफ्ज़ में इस्तेमाल भी नहीं करता, ज़्यादातर मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट ट्रेडिशन मेरे ख्याल में वो सही लफ्ज़ है, क्योंकि एक दफ़ा इज़म जब आपने लगा दिया ना तो कोई ऐसा वो हेगेलियन क्लोज सा सिस्टम आपको नज़र आता है कि बस वो पूरी तरह से जो है वो बन गया और अब उसके स्टेबल कंक्लूजन्स हैं।
मार्क्स जो है वो यहाँ पे रद्द कर रहा है कि भाई मेरी कोई ऐसी थ्योरी है ही नहीं यार जो कि बेसिकली यूनिवर्सल है, हर जगह से एक तरह से अप्लाई की, उसे कोई नेचुरल लॉज हैं जो कि साइंटिफिक लॉज हैं यार, बल्कि लॉज जो है उसके लिए तारीखी लॉज हैं यार, टेंडेंसीज हैं और उसकी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसकी अलग अलग शक्लें हैं यार, मुख्तलिफ पीरियड से मुख्तलिफ जो है वो शक्लें लेते। बल्कि यहाँ पे इसने ये बड़ा पैसेज है, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें शायद एक जगह पे लिखा हुआ है कि द इवेंट्स ऑफ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेड टू टोटल डिस्पैरेट रिजल्ट्स। और ये जब एंशिएंट सोसाइटी में जो है कम्यून जब ब्रेक होते हैं तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो फ्यूडलिज्म की तरफ चले जाते हैं। अमेरिका में जो कहता है कोई और शक्ल ले लेता है, वो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में चला जाता है। दोनों ही की तरह के इवेंट्स हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तारीख जाहिर बात है 1000-2000 का फासला है। और अमेरिका के खास कॉन्टेक्स्ट में कॉलोनाइजेशन हो रही है, यूरोप से लोग आ रहे हैं और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो उसके रिजल्ट कुछ और निकलते हैं। तो ये इसी पे एंड करूँगा कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी को जो है वो सीरियस नहीं लेते यार हमारे यहाँ लोग ज़्यादा, और मार्क्स की बल्कि सारी अगर एक जुमले में बात की जाए तो हिस्टोरिसिटी ही है उसके बारे में ना, कि वो चीज़ों को तारीखी अंदाज में देख रहा है और स्पेसिफिक होके देख रहा है। कोई जनरल थ्योरी नहीं है जो आपको बताएगी कि किसी खास मौके पर क्या होने, बल्कि थ्योरी जो है उसके ज़रिए आप सोच तो सकते हैं, लेकिन कोई उसकी ये पूरा तरीक़ेकार ये डायलेक्टिकल है। जी इब्राहिम, एक तरह से तो आपने मार्क्स की तरह से डेवलप करता है अपने मेथड को उसको बात की, बट जैसे लग रहा है कि मतलब मुझे याद आ रहा है रिसेंट की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो सारा इंट्रोडक्शन लिखा था। किसमें? अच्छा। बट जिस तरह से मार्क्स रिवाइज करा था, आपसे पहले बात कर रहे ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल कैपिटलिज्म, वो बात तो मौजूद है कि दुनिया एक ऐसी सरमाए और मजदूर और चीज में फंस रही है, जा रही है इस तरह, तो ऐसा सब्जेक्ट पैदा करेगी जो उसको वो तो बात बिल्कुल उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनती है। बाकी ये जो इंडिया अभी नहीं बना, इंडिया तो अभी तो जरूरी आपने बात नहीं, ठीक है। मेरी बात ये थी कि हम जब असल में देखते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रियल सेंस में हम देख रहे हैं हमारी दुनिया पे गाले बात है ना, उस तरह से क्या देख रहे हैं? सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जैसे कि 1980s के बाद चाइना वर्ल्ड मार्केट इंडिया आता है, बाद में वियतनाम, वो सारी सोसाइटी इस तरह से जो सरमायादारी के रिलेशन में आते हैं। तो अगर हम कुछ इस नए जो 80s के बाद जो न्यूलिबरलिज्म कैपिटलिज्म जो बिल्कुल ही हर चीज को एक सरमाया की शक्ल में ला है, जो बेसिकली मार्क्स का एसेंस जो सबसे ज्यादा लेवल पे उससे मार्क्स की बनती है, तो उसको अगर हम देखें, ये तो ठीक है मार्क्स पहले कम्युनिज्म के साथ क्या रिश्ता था उसका, किस तरह से बन रहा है, बट 1980s के बाद स्पेशली सरमायादारी की नई एक न्यूलिबरल शक्ल जिसको कहा जाता है, वो जब पूरी दुनिया पे मार धाड़ करती है रिसोर्सेज वगैरह की, तो फिर मार्क्स का वो जो तसव्वुर था मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि रद्द भी हो रहा है मार्क्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस तरह से कि उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, अनइवननेस है, फ्रैक्चर्स हैं, पर हम ये देख रहे हैं जिस करंट मोमेंट हम जी रहे हैं वो एक ग्लोबल सरमायादार सिस्टम है। इंडिया का जो सरमायादार है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहा है, साउथ और नॉर्थ की कैटेगरी भी कहीं पे ब्लर हो जाती है। इस तरह से कैपिटलिज्म अपनी शक्ल में ग्लोबल जो कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहता है कैपिटल अगर हम कनेक्ट करें तो आपको क्या ख्याल है वो फ्रैक्चर जो पहले नजर आते हैं वो कैपिटलिज्म में भी ब्रेक करती हैं? ये बड़ा वैसे मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ एक सवाल और ले लूँ और फिर आप जवाब जी जी बिल्कुल 10 मिनट ब्रेक कर तो मैं जो एंटी कॉलोनियलिज्म के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं,
चैनल का अलग तरीका है जिसको मार्केट जो हम अगर हैं मतलब एंटी कॉलोनियलिज्म कुछ इंडिजिनियस बुराइयों पर करना चाहते हैं मार्क्स का जो एंटी कॉलोनियलिज्म क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर रखता है या जो इंडिजिनियस या नेशन है या एथनिसिटी अगर एक नेशन जो होती है नेशन वालों करती है रिलीज के ऊपर एग्जिस्टेंस के ऊपर स्ट्रगल करती है और समहाउ हमने देखा है कि वो दूसरे जो अखबार हैं उनको अपनी दिलचस्प में लाने की चर्चा की स्पेशली गाँव डिस्ट्रिक्ट तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं आप क्या कहते हैं कि हाउ मच जो वर्क ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म जो रद्दी नवाबादियत हमारे यहाँ हम एक मुख्तलिफ चीज़ें करें अभी ताइवान का इशू है ताइवान के इशू को अगर वो कॉलोनाइजेशन कर दिया उसके अलावा भी कुछ और इशूज है पैलेस्टाइन का इशू है जो हमारे यहाँ करते हैं दूसरे इशूज है जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं उस एंटी कॉलोनाइजेशन के फर्ज करें पैलेस्टाइन का बंदा ही डिसीजन करेगा अब आज किस तरह डिसीजन करेंगे उसके साथ ठीक और कोई सवाल ये मुख्तसर था हाँ गाड़ी नोट कर देता मैं ये जानना चाहता कि क्या मार्क्स में ये साइकोलॉजी की बात करती है चीज़ें हैं कि या साइकोलॉजी एस्पेक्ट या ये सिर्फ एम्पैथी के बेस पे जाते हैं वो ग्राउंड में रिलेट करें लोग साइकोलॉजी fear या लस्ट ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकोलॉजी एस्पेक्ट की बात होती है दोबारा पूछिए साइकोलॉजी को क्या और ये मेरे बता इब्राहिम आपके सवाल का थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वही है कि मेरे ख्याल में यूनिवर्सलिटी का जो है ना वो इस पे लिखा भी हुआ है ग्रिनरिच में हमेशा एक जगह पे लिखता है कि मतलब कैपिटल खुद ही मतलब अपनी यूनिवर्सलिटी को निगेट करता है ना तो वो खुद ही ऐसे कंडीशंस करता है कि पूरी तरह से यूनिवर्सल भी नहीं हो पाता है और अभी मेरे ख्याल में देख लें अगर ग्लोबल एक व्यू पॉइंट ले लें तो मतलब मिसाल के तौर पर अगर पेजेंट्री के हवाले से बात की जाए ना तो एक आउटसाइड तो फिर भी मौजूद है ना कैपिटलिज्म का चाहे वो पैरिटी कमोडिटी प्रोड्यूसर ले लें हमारे इलाकों में प्रभात पटनायक इसका बहुत अच्छा लिखा है अपनी इंपीरियलिज्म की थ्योरी में ना कि अभी भी उसका आउटसाइड मौजूद है तो वो पूरी तरह से जो है वो उसको इस्तेमाल तो करता है उसकी एक्सप्लॉयटेशन तो करता है लेकिन अपनी जो लॉजिक है वो पूरी तरह से लाइफ के हर एस्पेक्ट पे जो है वो अभी तक नहीं कर पाएगा अगर ऐसा ही है तो फिर तो चेंज का कोई जो है वो एक रास्ता ही आपको नज़र नहीं आ सकता है और ये जब वो क्रिटिक कर रहा है तो वो जो इंटरनल क्रिटिक है जिसको इमिनेंट क्रिटिक जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी यार कि वो उसका काम यही है कि बेसिकली सिस्टम के अंदर ये जो है ये प्रोग्रेशन भी है लेकिन रिग्रेशन भी है एट द सेम टाइम ना और एक तरह से वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आपने बात स्टार्ट की कि पोएटिक जब हो जाता है उसके बारे में कि यार ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव है लेकिन अगली जगह आपको बता भी देता है कि यार इसकी ये भी साइड्स हैं तो वो दोनों आपस में तो मेरे ख्याल ये कि आउटसाइड तो है ख़ासकर हमारे उसमें इंडिया में और हमारे जैसे इलाकों में उसका है मौजूद है जिसको ज़ाहिरी बातें ऑनस्लॉट है चाहे लैंड पे ले लें पानी के सवाल पर ले लें किसी भी ले लें वो तो हमेशा ही कोई ना कोई उसका एक है कोशिश है कि उसको डोमिनेट किया जाए लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मौजूद ही रहता है दूसरे सवाल पर मेरे ख्याल में याद आप ही जवाब देते हैं ज़्यादातर आप पैलेस्टाइन की सवाल पे लेकिन जो मुझे समझ आई है एक तो ये कि आलमी तौर पर तो वैसे भी पसपाई चल रही है ना वो जिस तरह से पैलेस्टाइन के वाले से पहले स्ट्रगल हो रही है 20th सेंचुरी को ले लें उसके लेट पीरियड में ले रहे जब पूरी दुनिया में इस तरह के उभार चल रहे थे खासकर रेडिकल रेवोल्यूशनरी वो पसपाई में है अब हम जितना भी उसके बारे में मतलब कर लें कोशिश स्ट्रगल तो प्रोटेस्ट इधर उधर हो जाते हैं लेकिन कॉन्क्रीट अंदाज में इस तरह से किस तरह से हो सकता है यार कि आप उनके साथ अलायंस कर सके ये एक सवाल है ओपन जो कि मेरे ख्याल में मेरे पास तो कोई इसका क्लियर कट जवाब नहीं है कि क्या किया जा सकता है इसके लिए शायद मज़ीद अयाज इस पर बात कर लें
जगह में जो आपने सवाल पूछा वो अगले 2 दिन 2.5 दिन ये मतलब कंक्रीट क्या है इस तरह की लाइसेंस, क्योंकि इस तरह का हमारे बलूचिस्तान एग्जैक्टली अगर वही सवाल उधर कर लें आप तो थियोरेटिकली तो उसका जवाब आसान है कि ये कर लिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह की किस तरह की अलाइंसेस बनानी है और क्या करना है, किन ग्रोहों के साथ मिलना है, ये मेरे ख्याल में एक ओपन सवाल है जिस पे मज़ीद सोचने की गुंजाइश है। जी 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 जो नेशनल अभी ये है अगली जब मैं बात करूँगा तो थोड़ा सा एक लेवल की डायरेक्टर्स के हवाले से थी, लेकिन अब जब मैं लड़न पर आऊँगा फैनाउन पर आऊँगा तो ये सवालात के कौमी आज़ादी, अफवाती सवाल, समाजी सवाल, इन सब की तरफ की थोड़ी सी बात होगी। और वही मेरे ख्याल में ये मार्क्स वाला सेशन में एंट्री पॉइंट है कि हम ये देखें कि मार्क्स ने इन सवालात को किस तरह टैकल किया और उसमें हमें क्या अंदेशे मिलते हैं। जवाब तो उधर भी डायरेक्टिक्स इस तरह मैं इस बारे में बात करें, लेकिन जज्बियात जो है और मकसद जो है अगर आप कहें तो वो कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है, लेकिन जाविया हयात है। वो हमें जवाब नहीं देता, वो हमें सवाल करने का तरीका बताता है। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सारे सही है, इसी पर गौर फिक्र हो रही है इन 3 दिनों में, तो इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।